हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। और एक लेक्चर जो आप बहुत दिनों से चाहते हो दिसंबर 21 एग्ज़ाम के लिए सिक्योरिटी लॉज के अमेंडमेंट, तो आज मैं यही डिस्कस करने आया हूं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं आपके सिक्योरिटी लॉज वाले सब्जेक्ट में। दिसंबर 21 वाले एग्जाम में कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट ने आपको बताई हैं इन द नेम ऑफ अमेंडमेंट्स। तो आज बहुत जल्दी इस पूरे लेक्चर को बहुत कम टाइम में मैं ट्राई करूंगा कि आपका बहुत कम टाइम लगे और बहुत अच्छे से हमारे सारे काम के अमेंडमेंट रिवाइज हो जाएं। सबसे पहली बात, इस बार अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात कि मुझे बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट ऐसे नहीं लगते जो काम के हैं, बहुत कम अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो काम के हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पर कवर भी नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि जो अमेंडमेंट एग्ज़ाम में आने लायक हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड कर देता है जिनसे रिलेटेड चीज़ें हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अब म्यूचुअल फंड डेफिनेटली हमारे सिलेबस में है, लेकिन म्यूचुअल फंड को आपने ओवरऑल थोड़ी पढ़ाया है, बट उससे रिलेटेड ना जाने कहाँ कहाँ के अमेंडमेंट्स हमें दे दिए जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज अमेंडमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 21 एग्जाम के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं। ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स की गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। तो चलिए लेट्स बिगिन। दिसंबर 21 सिक्योरिटी लॉज के अमेंडमेंट नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 में आया है और यहाँ पर एक नई चीज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। नई चीज आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जिन 3 नामों को आप बहुत सुनते हो, म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और पहले तो हम कहते थे वेंचर कैपिटल फंड्स, बट अब हम एक ओवरऑल कैटेगरी डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ऐसा कह दूं मैं कि म्यूचुअल फंड, सीआईएस, एआईएफ और भी बहुत सारे तरह के फंड्स जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाते हैं। इन तीनों में क्या कॉमन चीज है? दे कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल एंड दे इन्वेस्ट इट अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। वर्ड क्या यूज होता है? पूल्ड, क्योंकि पूल कर रहे हैं पैसे को। यस, तो इसीलिए इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड, और ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंड्स के लिए कॉमन फंड्स हम यूज कर सकते हैं, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। सेबी ने भी एक नया अमेंडमेंट किया है इस दौरान कि इन सबके लिए कॉमन कैटेगरी अब डिफाइन की है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये एग्जाम के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता क्योंकि 2-3 बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं आपके सिलेबस में, लेकिन यस, ये कैटेगरी है पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो कि सब चीजों को इंक्लूड किए हुए है। पहले जल्दी से ये पढ़ लेते हैं। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मींस अ फंड एस्टेब्लिश इन इंडिया, डेफिनेटली ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। अब आप कहोगे नहीं जी सर, हमने कभी ये नहीं देखा कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल केवल ट्रस्ट के फॉर्म में ही होते हैं। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, कंपनी के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि हमने एआईएफ में ही पढ़ा था। सर डेफिनेटली म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन एआईएफ के लिए नहीं कहा आपने कि ट्रस्ट के फॉर्म में ही हो तो ही चलेगा। तो देखो वहां आगे क्या लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट और अदरवाइज। यस, लिख दिया उन्होंने, या तो ट्रस्ट के फॉर्म में या किसी और तरीके से, जैसे कि सच एज म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट किसे कहते हैं? उन 2 ट्रस्ट को कंबाइनली बिजनेस ट्रस्ट कह सकते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट, याद है आपको? तो इन दोनों को हम कह सकते हैं बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट वर्ड कहां यूज होता है? इनकम टैक्स एक्ट में, वो खुद भी यही कह रहे हैं, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड रजिस्टर्ड विद सेबी। फिर आगे लिखा और सच अदर फंड्स। कौन से फंड? जो मैं अभी डिफाइन कर रहा था, जो मनी कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टर से और इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सच रेगुलेशन जो सेबी इस बिहाफ में बनाए। तो इनको इन्होंने अब कहा है, सब कैटेगरीज को मर्ज करके एक कॉमन नाम हमने देना स्टार्ट किया है अब से, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। और ये उनकी कॉमन चीज भी है, दे कलेक्ट फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सच एज म्यूचुअल फंड, सीआईएस, एआईएफ और भी बिजनेस ट्रस्ट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम की बात कही गई, ये मुझे जरूर एक इंटरेस्टिंग बात लगती है, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में, इफ यू रिमेंबर, हम बोलना स्टार्ट यहां से करते थे, सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स, स्क्रिप, बॉन्ड्स,
डिबेंचर्स, स्टॉक है ना, डिबेंचर, स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ, हम कहते थे बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी, लेकिन अब एक नई चीज आ गई है, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहां नया वर्ड आ चुका है। कई लोग कह रहे हैं जी कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल को सिक्योरिटी कह दिया है। गलत बोल रहे हो। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो सिक्योरिटी इशू करेगा, वो तो हमने सेकंड लाइन में लिखा कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ने जो यूनिट इशू की है वो भी एक सिक्योरिटी है। लेकिन ऊपर क्या लिखा है? ऊपर तो ये लिखा है और एनी अदर मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट, या क्या लिखा? पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, राइट। और सेकंड लाइन में आके लिख दिया कि यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वो भी सिक्योरिटी कहलाएगी। दैट्स ग्रेट। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या इंक्लूड किया है कि इश्यूड बाय कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, और सेकंड लाइन में क्या कहा? यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय पीआईवी, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ये कहलाएंगे भैया आपकी सिक्योरिटीज। नाउ पॉइंट नंबर 3, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, अब हम कह रहे हैं डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। यस, नॉट, दे आर नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू यूनिट्स जहां आपको केवल ऑनरशिप राइट देना पड़े, नाउ दे आर एलिजिबल टू इशू डेट सिक्योरिटीज। वैसे भी आपने म्यूचुअल फंड के नाम पर, इफ यू रिमेंबर, आपने म्यूचुअल फंड के नाम पर लिवरेज फंड्स पढ़ा हुआ है। लिवरेज फंड, जहां हम क्या कहते थे कि लिवरेज फंड ऐसे होते हैं जो अपनी कॉर्पस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कैसे? बोले कुछ पैसा यूनिट होल्डर से लेते हैं और कुछ पैसा लोन के फॉर्म में लाते हैं, राइट, इफ यू रिमेंबर इट। तो उससे कहीं ना कहीं कॉर्पस बढ़ता है और रिस्क भी बढ़ती है, क्योंकि लिवरेजिंग हो रही है। अगर आप इतना नहीं कमाओगे, इतना इंटरेस्ट है, तो रिटर्न कम हो जाएगा। लेकिन लालच क्या होता है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर आपका रिटर्न इंटरेस्ट से ज्यादा है तो यूनिट होल्डर का रिटर्न थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि एफएम, अब आप जानते हो कि डेट से ज्यादा कमाओगे तो ऑनर्स को और ज्यादा मिलता है। आप जानते हो एफएम के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से। तो लिवरेज फंड भी आप जानते थे कि वो लोन लेते ही हैं, लेकिन यहां तो क्या कहा है कि पीआईवी डेट सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हैं, right, subject to the trust deed as permitted by the security interest, as permitted to provide security interest to lenders. Yes, ये एक और काम की बात है। मीन्स डेफिनेटली अपनी असेट्स गिरवी रख सकते हैं सो दैट लेंडर्स का सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो। सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी आप जानते हो कि लेंडर, फिर अगर आप पैसे नहीं चुकाओगे तो लेंडर वो सिक्योरिटी बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो नाउ पीआईवीज के लिए क्या कह रहे हैं? दे आर अलाउड टू इशू डेट सिक्योरिटीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ये लास्ट काम की चीज है, मतलब ये लास्ट टॉपिक है, फिर पीआईवी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पीआईवी, क्लैरिटी दे रहे हैं यहां पर कि अगर पीआईवी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, लेंडर्स को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट नहीं देते, प्रिंसिपल रीपे नहीं करते, तो क्या होगा? लेंडर वो पैसा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करके निकाल सकता है। वही जो सिक्योरिटी आपने गिरवी रखी है, जो असेट आपने गिरवी रखी है, उसे बेचकर लेंडर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। आगे क्या लिख रहे हैं? बाय इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ट्रस्टी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो ठीक है, तो प्रोसीड इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट द ट्रस्टी, ठीक है, लेकिन क्या ट्रस्टी के असेट बेच दे? नहीं, ये क्लैरिटी दी है। द ट्रस्टी शेल नॉट बी पर्सनली लायबल इन असेट शेल नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड रिकवरी ऑफ सच डेट। डेफिनेटली वो ट्रस्टी के खिलाफ इनिशिएट जरूर करेगा प्रोसीड कि भैया तुम्हारी गलती है, पैसे दिलवाओ, लेकिन ट्रस्टी के असेट्स को बेचकर आप पैसे नहीं लोगे। असेट तो आप वही बेचोगे जो आपके पास गिरवी रखी गई थी ट्रस्ट की, राइट। नाउ ट्रस्ट की असेट जो डिफॉल्टेड अमाउंट की रिकवरी के बाद बचेगी, पहले तो डिफॉल्टेड अमाउंट की रिकवरी कैसे होगी? ट्रस्ट की असेट्स को बेचकर, सिक्योरिटी इंटरेस्ट का एनफोर्समेंट करके, राइट। उसके बाद जो बचेगा वही असेट्स केवल अवेलेबल होंगे यूनिट होल्डर्स के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। डेफिनेटली ये तो आप जानते हो, यूनिट होल्डर्स को फाइनली क्या मिलता है? असेट बेचकर। इसीलिए तो आप एनए भी निकालते हो कि अगर आज ये बंद हो जाए तो कितना पैसा यूनिट होल्डर्स को मिलेगा। तो असेट को बेचने के बाद जो असेट बचेंगी, एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बाद जो असेट बचेंगी, वो ही यूनिट होल्डर्स के लिए अवेलेबल होंगी। कहने का मतलब ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि जैसे इक्विटी को आउटसाइडर के बाद पैसा मिलता है, वैसे यूनिट होल्डर्स को लेंडर्स के बाद पैसा मिलेगा। सिंपल, क्लियर। चलिए, ये क्लैरिटी दी है उन्होंने। चलिए पीआईवी से आगे आते हैं। आईसीडीआर में एक बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट आया, सीरियसली बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, मतलब काम का अमेंडमेंट भी है, एग्जाम में आने लायक है। आईसीडीआर का अमेंडमेंट, आप जानते हो एक बात, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20% है ना, वो किस किस का कब कब वो आप जानते हो, कब किसका परसेंटेज आप काउंट करते हो।
प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर केस में रिक्वायर्ड नहीं होता है। याद कीजिए, रिकॉल करते हैं। देखो पहले प्रोविजन रिकॉल करना पड़ेगा जो आपने अब तक पढ़ा, तो ही हम नया पढ़ पाएंगे। चेंज क्या हुआ अदरवाइज कैसे पता चलेगा। तो एक प्रोविजन हम पढ़ते थे कि अगर एक कंपनी एफपीओ ला रही है और वो कंपनी 3 साल से लिस्टेड है, 3 साल से लिस्टेड है, तीनों सालों से उनके शेयर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हैं, याद है आपको, और कंपनी तीनों सालों से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पे कर रही है, तो ऐसी कंपनी को अपने एफपीओ में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपको याद आया होगा ये प्रोविजन। अब इस प्रोविजन में चेंज कर दिया है। इस प्रोविजन में लास्ट के 2 पॉइंट चेंज कर दिए, पहला पॉइंट सेम रहा है बस, मतलब वो डिविडेंड वाला फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वाला पॉइंट हटा दिया, अब 2 नए पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट तो सेम है, ये तो लिख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शेल नॉट अप्लाई इन द केस। कंडीशन नंबर 1 सेम है कि जहां इक्विटी शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं पिछले 3 साल से। इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट। तो ये कंडीशन सेम रह गई कि 3 साल से आप लिस्टेड हो और 3 साल से फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग आपकी चल रही है। बट वो बात कि डिविडेंड आप पे कर रहे हो 3 साल से, एलओडीआर आईसीडीआर इन सबके कंप्लायंस कर रहे हो, यहां पर बस एलओडीआर के कंप्लायंस की बात आ गई है। मतलब ढंग से सोचें तो 3 साल अभी भी है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वाला पॉइंट अभी भी है, लेकिन एक नया पॉइंट क्या आ गया है, इश्यूअर ने 95% इन्वेस्टर की ग्रीवेंस रिट्रेस कर दी है। ये नया पॉइंट है। सबसे पहला, इश्यूअर हैज रिट्रेस एटलीस्ट 95% ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर, जो इसके जस्ट पहले वाली क्वार्टर है, रेफरेंस डेट के जस्ट पहले वाली क्वार्टर की एटलीस्ट 95% ग्रीवेंस आप रिट्रेस कर चुके हो। आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट पहले एफपीओ में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के एक्सेप्शन में नहीं था। तो पहला पॉइंट तो सेम रह गया, लिस्टेड हो आप 3 साल से और तीनों सालों से आपके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। सेकंड कंडीशन, 95% इन्वेस्टर ग्रीवेंस आपने रिड्रेस कर दी है। और थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों, थर्ड कंडीशन है एलओडीआर कंप्लाई कर रहे हो आप पिछले 3 सालों से। तो जब से आप लिस्टेड हुए हो तब से आप रेगुलर कंप्लायंस कर रहे हो एलओडीआर का। नाउ अब एलओडीआर में एक प्रॉब्लम है, अगर एलओडीआर में आपने बोर्ड के कंपोजिशन का कंप्लायंस किया हुआ नहीं है, एलओडीआर में आपने बोर्ड के कंपोजिशन का बोर्ड का कंपोजिशन क्या होता है, हम कहते हैं ना मिनिमम 50% डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव, 1/3 या 1/2 इंडिपेंडेंट डिपेंडिंग ऑन चेयरमैन कौन है, एक वुमन डायरेक्टर, सब पढ़ा है आपने कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। तो उसमें अगर कोई गलती आपसे है, उसका कंप्लायंस आप नहीं कर पाए, रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड फॉर एनी क्वार्टर ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में आपसे कभी गलती हुई है, देखो अगर ऊपर क्या लिखा, तीनों सालों से एलओडीआर के कंप्लायंस में हो, मतलब कभी भी अगर आपसे नॉन कंप्लायंस हुआ है तो अभी आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर गलती किस बात की थी, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की, पिछले 3 साल में कभी भी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में आपसे मिस्टेक हुई है, लेकिन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते वक्त अगर आपने बोर्ड कंपोजिशन सही कर दिया, अगर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की फाइलिंग तक आपने बोर्ड कंपोजिशन पूरा सही तरीके से कर लिया अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन 17 स्पेसिफिकली बोर्ड के कंपोजिशन का, है ना, आपको याद होगा, तो फिर आपको चलेगा, सब्जेक्ट टू आप ऑफर डॉक्यूमेंट में बात डिस्क्लोज करते हैं कि हम नहीं थे पहले कंप्लाइड बट हमने अभी कंप्लाई कर दिया है, कभी एक गलती हुई थी हमसे कभी, बट अभी की डेट में हम बोर्ड कंपोजिशन को कंप्लाई करते हैं पूरे तरीके से। नाउ पॉइंट नंबर 3, अब ये एक नया चेंज है, जहां प्रमोटर प्रपोज टू सब्सक्राइब टू द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रेटर देन द हायर ऑफ द 2 ऑप्शंस। सर ये 1131A, अब इंस्टीट्यूट तो बेटा क्या करता है ना, आपको एज इट इज बेयर लॉ लिख कर दे देता है। अब 1131A आपको नाम याद ना आए, लेकिन ये प्रोविजन आपको याद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, ये प्रोविजन आपको याद आएगा अगर मैं बताऊंगा तो। जब हमने कहा था ना कि एफपीओ में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना रिक्वायर्ड है, तो आपने पता है क्या कहा था, पोस्ट इश्यू का 20% या एफपीओ जितने का आ रहा है इश्यू साइज उसका 20%। बोलो बच्चों याद है या नहीं, बताओ दोस्तों याद है या नहीं आपको, ये हमने कहा था ना अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी हो जाए पोस्ट इश्यू में 20% या इश्यू साइज का 20% ले आए। अब अगर प्रमोटर अग्री कर रहा है, चलो सपोज करो प्रमोटर ने कहा कि यार ये वाला पैसा मुझे लाना है, पोस्ट इशू का 20% लाना है, हम कहते हैं कितना होता है ये, कहते हैं 20 करोड़ रुपए। अब प्रमोटर इससे भी ज्यादा ला रहा है, ओके, मतलब मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा ला रहा है। हाँ तो सर उसके लिए तो आप कहते थे ना कि वो वाला कंट्रीब्यूशन भी 1 साल के लॉक इन में होगा, यस अब आपको याद आया होगा,
याद आया दोस्तों? तो ये प्रोविजन आपको याद है 1131 इसी की बात करता है कि एफपीओ में कितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, बोले दो चीजों का, जो भी आपको देखना है आप कर लें, पोस्ट इशू का 20% मेंटेन कर लो या इशू साइज का 20% ले आओ। अब आप क्या कह रहे हो, हायर ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल, दोनों ऑप्शन में जो अवेलेबल है अमाउंट, उसमें जो हायर उससे भी ज्यादा अमाउंट आप लेकर आना चाहते हो, तो इससे ज्यादा अमाउंट जो आप कंट्रीब्यूशन का लेकर आ रहे हो, shall be made at a price determined in terms of provision of regulation 164 और issue price whichever is higher। सर क्या बोल रहे आ रहे हो सर, क्या लिखते जाते हैं सर ये? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब समझ में आएगा। पहले तो बताओ ये समझ में आ गया क्या 113 किसकी बात कर रहा था? बोले हाँ सर ये समझ में आ गया सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर कि इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं प्रमोटर। हमने कहा ठीक है, अब प्रमोटर 20 करोड़ का कंट्रीब्यूशन उसे करना चाहिए, लेकिन प्रमोटर कंट्रीब्यूट कर रहा है 30 करोड़ रुपए का। बहुत बढ़िया, लॉक इन का चेंज नहीं हुआ है, लॉक इन वैसा ही रहेगा कि 20 करोड़ तक 3 साल, इसके ऊपर का 1 साल। ठीक है, फिर चेंज क्या हुआ सर? कहते हैं ये पैसा कितने पे लाओगे? बोले जितने पर आईपीओ में ले रहे हो पब्लिक से पैसा, उतने मुझसे लो एक शेयर के। बोले ठीक है, अब बोले इससे ज्यादा कितना ला रहे हो? बोले 10 करोड़। बोले 10 करोड़ रुपए के जो शेयर तुम्हें इश्यू होंगे ना, वो कौन सी प्राइस पर होंगे? जितने पर आईपीओ आ रहा है या 164 के अकॉर्डिंग, विच एवर इज हायर। ओके 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 ओके। अरे बेटा सेबी बहुत इंटेलिजेंट रेगुलेटर है, अरे बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। बट सेबी की इंटेलिजेंसी की तो प्रॉब्लम है, एक तो हमें इतना टफ रो पढ़ना पड़ता है, और दूसरा फिर उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट और कर देते हो। सेबी की इंटेलिजेंसी से परेशान है हम तो सर। अब देखना सेबी का इंटेलिजेंट मूव लेकर आई है, कहते तुम एक्चुअली क्या है, प्रमोटर को अभी मिनिमम कंट्रीब्यूशन करना है, फिर उसके बाद क्या करेगा प्रमोटर को, और अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ानी है तो क्या लेकर आना पड़ता, क्या लेके आना पड़ता? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कौन सी प्राइस पर होता है? बोले पिछले 26 वीक की प्राइस और पिछले 2 वीक की प्राइस, विचएवर इज हायर। बताओ दोस्तों आपको याद है या नहीं है? याद है ना, ये याद है ना, यही 164 है। 164 क्या बात करता है कि जब भी एक लिस्टेड कंपनी पब्लिक ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेकर आएगी, वो किस प्राइस पर होना चाहिए? पिछले 26 वीक के प्राइस के हाई और लो का एवरेज, और 2 वीक की प्राइस के हाई और लो का एवरेज, विच एवर इज हायर। इस एग्जाम्पल को बेटा हमने क्लास में बहुत अच्छे से भी किया है। जिन भी बच्चों को नहीं पता आप मुझे बता देना, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की हुई है, आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल का वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि अभी बताने गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अदरवाइज हम क्लास में न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हुए हैं हमने इस पर, कि पिछले 26 वीक के हाई और लो लिखिए, पहले हर वीक के हाई और लो का एवरेज कीजिए, ऐसे 26 एवरेज आपके पास आएंगे, फिर इनका एवरेज कीजिए। दिस इज वीकली हाई और लो का एवरेज ऑफ लास्ट 26 वीक, और ऐसा ही पिछले 2 वीक का करना है, विच एवर इज हायर। ये विच एवर इज हायर की बात करता है 164। तो पहले तो आईपीओ कितने पे ला रहे हो? बोले आईपीओ ला रहे हैं 145 रुपए पर शेयर पर, और बोले 164 के अकॉर्डिंग हायर प्राइस क्या आई? बोले सर 160। तो बोले 160 रुपए पर इशू करना, बचे हुए 10 करोड़ के शेयर्स। तो 20 करोड़ रुपए में कितने शेयर मिलेंगे? बोले 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 145। और 10 करोड़ रुपए में कितने शेयर मिलेंगे? बोले 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 160। ओ माय गॉड। बोले एक तरह से ये प्राइवेट प्लेस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही तो हो रहा है तुमको, जो एक्सेस आप ले रहे हो ये बढ़ी हुई प्राइस पर करो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो कंपनी का पब्लिक ऑफर आ ही रहा है, अभी 26 वीक और 2 वीक की प्राइस कहां से देखें? पब्लिक ऑफर पहली बार नहीं आ रहा, एफपीओ में बात कर रहे हो गाइज। दोस्तों एफपीओ की बात हो रही है, मतलब ऑलरेडी कंपनी का आईपीओ आ चुका है, शेयर्स लिस्टेड है, ट्रेडिंग हो रही है। गजब का प्रोविजन लेकर आया। आई होप मैंने पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अब आप इस लाइन को पढ़ सकते हो कि जहां प्रमोटर हायर ऑफ द टू से भी ज्यादा पैसा लाना चाहता है, ग्रेटर देन द हायर ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल, तो जो जितना एक्सेस पैसा ला रहा है ना, वो उस उतने के बदले में शेयर कौन सी प्राइस पर इशू होंगे? बोले 164 के अकॉर्डिंग, और इशू प्राइस विच एवर इज हायर। ठीक है सर, चलिए ये मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। तो ये वाले अमेंडमेंट आईसीडीआर में अभी तक थे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पर। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अमेंडमेंट कैसे आए। पहला तो कहा कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है अगर कंपनी एफपीओ ला रही है। कंडीशन 3 कंडीशन फॉलो करे। पहली कंडीशन लिस्टेड है शेयर्स और 3 सालों से फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, 95% इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज आप रिड्रेस कर चुके हो और 3 सालों से एलओडीआर कंप्लाई कर रहे हो। अगर इन पिछले 3 साल में कभी भी बोर्ड के कंपोजिशन में आपने एलओडीआर कंप्लाई नहीं किया, रेगुलेशन 17, तो आप पब्लिक ऑफर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के पहले कंप्लाई कर लो, इस बात का डिक्लेरेशन दे दो, डिस्क्लोजर कर दो ऑफर डॉक्यूमेंट में, फिर आप ला सकते हो। फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओ माय गॉड। और लास्ट की
हायर अमाउंट का जो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा वो 164 और इशू प्राइस विचएवर इज हायर पर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। री इनिशिएशन ऑफ यूपीआई बिट्स, छोटी सी बात है बस। आप जानते हो यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जिनके थ्रू अब आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। हम तो पढ़ते ही हैं रेगुलर क्लास में यूपीआई मैकेनिज्म, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, पूरा प्रैक्टिकल ही है यूपीआई के थ्रू आईपीओ में पैसा लगाना। तो जब यूपीआई के थ्रू आप बिडिंग सबमिट करते हो तो क्या होता है कि जैसे ही बिडिंग का टाइम बंद हुआ उसके बाद अगर कुछ चेंजेस हैं या आपके सिंडिकेट मेंबर को कुछ चेंज करना है यूपीआई बिड में, तो पहले बहुत बार चेंजेस अलाउड थे। उसकी वजह से क्या होता था ना, यूपीआई बिड्स की डुप्लीकेशन हो जाती थी। कई बार गलतियां तो हो ही सकती हैं यार, और एरर है, सब कुछ हो सकती है, एरर इज ह्यूमन। तो प्रॉब्लम क्या आने लगी कि डुप्लीकेशन ऑफ द बिड्स होने लगा। अब हमने क्या कर दिया, मई 2021 के बाद से क्या हुआ है, सिंडिकेट मेंबर अगर री इनिशिएशन करना चाहता है आपकी यूपीआई बिड का, तो वंस पर बिड पर बैच, एक बार ही आपकी बिडिंग को वो री इनिशिएट कर पाएगा। बिड क्लोजर टाइम के बाद केवल बिड का री इनिशिएशन, उसमें कुछ चेंजेस, उसमें कुछ अमेंडमेंट केवल सिंडिकेट मेंबर एक पर्सन के लिए एक बार ही कर सकता है। ओनली वंस पर बिड पर बैच। चलिए ज्यादा काम का नहीं है। नाउ आईपीओ की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं विद यूपीआई इन अज़बा, जानते हो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सेबी ने इन्वेस्टर की मनी को रिफंड करने का टाइम 7 दिन से कम करके 4 दिन कर दिया है कि भैया जब सब कुछ ऑनलाइन है, बिडिंग यूपीआई से हो रही है, पैसा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो अनब्लॉक करने में इतना टाइम क्यों कि बिडिंग क्लोज होने के 7 दिन बाद अनब्लॉक कर रहे हो। बिडिंग क्लोज होने के 4 दिन में पैसा अनब्लॉक हो जाना चाहिए, रिफंड हो जाना चाहिए, है ना। नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन और इश्यूअर फेलिंग टू ऑब्टेन लिस्टिंग और ट्रेडिंग परमिशन। डेफिनेटली अगर आपका ऑफर फेल हो गया है, या तो लिस्टिंग की परमिशन नहीं मिली या मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, पैसा रिफंड करना है, 4 दिन में करो क्लोजर के, ठीक है। टाइमलाइन क्यों रिड्यूस की गई, उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार, कि पैसा ब्लॉक रहता है, यूपीआई के थ्रू ही तो आता है, तो डायरेक्टली रिफंड कर दो ना, इसमें इतने दिन क्यों लगाना ना। अगर डिले होता है अनब्लॉकिंग में, 4 दिन से ज्यादा डिले होता है, तो इंटरमीडियरी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट का कंपनसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए ये भी खत्म हुआ, छोटा सा और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चलते हैं, आईजीपी, इन्वेस्टर्स या इनोवेटर्स, है ना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हमने कहा नहीं भैया, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इनोवेटर्स की बात कर रहे हैं। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जिसे पहले क्या कहते थे, आईटीपी। इवन मॉड्यूल में अभी तक भी एक जगह आईटीपी नाम लिखा हुआ है एलओडीआर के वक्त, तो मैंने आपको सही करवाया था इफ यू रिमेंबर कि भैया ये आईजीपी है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म हो चुका, अब ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म जहां स्टार्टअप्स एटसेट्रा अपने आप को लिस्ट करवाते हैं, सो दैट उनकी लिस्टिंग हो जाए, बस पैसा नहीं चाहिए, पब्लिक ऑफर नहीं लाना चाहते, केवल लिस्टिंग चाहते हैं, सो दैट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइनली फिर पब्लिक को बेचकर चले जाएं, और कंपनी को लिस्टिंग चाहिए, बस पैसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। उससे रिलेटेड कुछ नई चीजें हैं और पूरा रेगुलेशन यहां पर आपके लिए रिप्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले तो आईजीपी को क्या कहेंगे, आईटीपी को क्या कहेंगे, आईजीपी। और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म तो नाम हुआ ही, अक्रीडेटेड इन्वेस्टर जिन्हें पहले कहा जाता था उन्हें कहा जा रहा है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर, आईजीपीआई। जो अक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स थे उन्हें अब कहते हैं आईजीपीआई। अब आगे बढ़ते हैं, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन आईजीपी। अगर एक कंपनी जिसने एसआर इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, किसको इश्यू किए हुए हैं, प्रमोटर्स को, फाउंडर्स को, वो आईपीओ केवल ऑर्डिनरी शेयर्स का ही ला सकती है, जानते हो आप ये। अगर एक कंपनी आईजीपी पे भी लिस्ट होना चाहती है लेकिन उसने एसआर इक्विटी शेयर इश्यू किए, एसआर सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर, जिसमें आप अपने प्रमोटर्स को, फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर इशू करते हो, सो दैट उन्हें पब्लिक से थोड़े ज्यादा वोटिंग राइट मिलते हैं एक इक्विटी शेयर्स पर। और बोले अगर आप ऐसा कर रहे हो, एसआर वाले इक्विटी शेयर्स हैं आपके, लेकिन आईपीओ तो ऑर्डिनरी शेयर्स का ही ला सकते हो, डेट टू सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द रेगुलेशन ऑफ आईसीटीआर। तो वही आईसीटीआर में हमने पढ़े थे कि अगर एसआर इक्विटी शेयर है और फिर भी आईपीओ लाना चाहते हो तो एसआर से रिलेटेड फॉलोइंग कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे। हमने पढ़ा है वो कि एसआर में मिनिमम सुपीरियर राइट कितने होने चाहिए, 2/1, मैक्सिमम 10:1, 2:1 से 10:1 तक की हमने लिमिट, ये सब चीजें वो सेम एप्लीकेबल होंगी। नाउ अलोकेशन ऑफ द इशू साइज, ये भी एक बढ़िया चीज है।
अलोकेशन ऑफ द इशू साइज। कंपनी एलिजिबल इन्वेस्टर्स को 60% इशू साइज का अलॉट कर सकती है डिस्क्रिशनरी बेसिस पर। जिस तरह से आप डिस्क्रिशनरी बेसिस पर अलोकेशन करते हो ना एंकर इन्वेस्टर्स को नॉर्मल आईपीओ में, वैसे ही इन केस ऑफ आईजीपी, अगर लिस्टिंग आईजीपी पे करवा रहे हो, आईपीओ आईजीपी के लिए लेकर आ रहे हो, आईजीपी पर लिस्टिंग दोनों तरह से हो सकती है, विद पब्लिक ऑफर, विदाउट पब्लिक ऑफर, यू रिमेंबर इट, यू नो इट वेरी वेल। तो आईजीपी पर लिस्टिंग हो रही है विद पब्लिक ऑफर। अब आप 60% अलोकेशन किसको कर सकते हो, किसको कर सकते हो, एलिजिबल इन्वेस्टर्स को ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस। अब क्वेश्चन ये एलिजिबल इन्वेस्टर कौन, एंकर इन्वेस्टर वहां कौन होते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा के लिए अप्लाई करें। इधर कौन एलिजिबल इन्वेस्टर, 50 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई करें। एलिजिबल इन्वेस्टर वो जो इनकी एप्लीकेशन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा, और जब आप आईजीपी के लिए आपका ऑफर आएगा 60% अलोकेशन आप डिस्क्रिशनरी बेसिस पर एलिजिबल इन्वेस्टर को कर सकते हो। डिस्क्रिशनरी बेसिस मतलब हम डिसाइड करेंगे कौन से एलिजिबल इन्वेस्टर को अलोकेट करना है, किसको नहीं करना, सेम वैसे जैसे कि हम एंकर इन्वेस्टर को आईपीओ में करते हैं। चलिए नॉर्मल आईपीओ में नाउ लॉक इन फॉर एसआर इक्विटी शेयर। एसआर इक्विटी शेयर कब तक लॉक इन में रहेंगे, जब तक ये नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो जाए, या अलॉटमेंट से 6 महीने, विच एवर इज लेटर। तो अलॉटमेंट से 6 महीने तक, या जब तक ये ऑर्डिनरी वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक एसआर इक्विटी शेयर्स लॉक इन में रहेंगे। नाउ एग्जिट फ्रॉम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आप आईजीपी से एग्जिट करना चाहते हो, डिलिस्टिंग करवा रहे हो क्या, हाँ वैसा ही दिख रहा है। आईजीपी से 2 ही चीजें होती हैं, ये फिर आप समझ लीजिए। आईजीपी पर लिस्टिंग हो गई, अब 2 ही बातें होंगी, या तो आप यहां से भी क्या होना चाहते हो, डिलिस्टिंग, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एग्जिट, या आप यहां से क्या हो जाएं, बताओ क्या हो जाएं, माइग्रेट हो जाएं। कहां बताइए, बहुत बढ़िया, याद आ रहा होगा सबको, कहां माइग्रेट हो जाए, मेन बोर्ड पर। आईजीपी पर लिस्ट हुए हैं, लेकिन यार हम तो बॉम्बे एनएससी के आईजीपी पर लिस्ट हो गए, तो एनएससी के एसएमई पर लिस्ट होते हैं तो भी माइग्रेट हो सकते हैं, कहां पर, मेन बोर्ड पर। वैसे यहां आप आईजीपी पर लिस्ट हुए थे एनएससी के, आप मेन बोर्ड पर माइग्रेट होना चाहते हो, कहते दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, डिलिस्टिंग भी हो सकती है और मेन बोर्ड पर माइग्रेशन भी। पहले डिलिस्टिंग पढ़ते हैं। एग्जिट कहां से, इश्यूअर जिसकी सिक्योरिटीज आईजीपी पर लिस्टेड हैं वो आईजीपी से एग्जिट कर सकता है, सब्जेक्ट टू बोर्ड और शेयर होल्डर अप्रूव करें। शेयर होल्डर एसआर के थ्रू अप्रूव करें, पोस्टल बैलेट से एसआर। डिलिस्टिंग प्राइस रेगुलेशन 8 के अकॉर्डिंग होगी, वो ही जैसे नॉर्मल डिलिस्टिंग में डिलिस्टिंग प्राइस कैलकुलेट होती है। और नॉर्मल डिलिस्टिंग में कैसे कैलकुलेट होती है, बोले ऐसे एसटी बताएगा, टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। पिछले 52 वीक्स में कुछ एक्विजिशन किए हैं, एवरेज उनका, पिछले 26 वीक में एक्विजिशन किए हैं, उनकी हाईएस्ट प्राइस, पिछले 60 दिन की मार्केट में की वेटेड एवरेज प्राइस, याद आ रहा है कुछ, बहुत बढ़िया। तो टेक ओवर कोड जैसी ही प्राइस डिलिस्टिंग में यूज करते हैं, और ये कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग जैसी प्राइस ही यहाँ यूज कर लेना, तो वही फ्लोर प्राइस वैसे टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंग यहाँ भी निकलेगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नाउ प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी हो जानी चाहिए, 75%। यहां भैया 90 नहीं है, 75% पहुंच जाए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, और 50% शेयर टेंडर हुए हों। सर समझ नहीं आया, अरे भैया पता पड़ा प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पहले से ही 60% थी, पब्लिक के पास थी 40 में से एटलीस्ट 50% लोग तो अग्री करें, 40 का 50%, 20, 80%, तो प्रमोटर की होल्डिंग 80 तक पहुंचे एटलीस्ट। तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 75 पर पहुंचे, और एटलीस्ट पब्लिक में से 50% पब्लिक शेयर होल्डर एक्सेप्ट करें आपका टेंडरिंग ऑफर। सर पब्लिक ने तो 75 अग्री कर दिया था, बेटा ये बात नॉर्मल डिलिस्टिंग में भी हमने पढ़ी थी कि तब तो उन्होंने केवल डिलिस्टिंग ऑप्शन के लिए अप्रूवल दिया था, फिर बाद में जब उन्होंने प्राइस देखी उन्होंने मजा नहीं आया, वो कहते नहीं करवानी हमें डिलिस्टिंग, तभी तो वहां 90% तक पहुंचनी चाहिए, तो यहां 75 तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन 50% पब्लिक शेयर होल्डर टेंडर में पार्टिसिपेट करें। और एग्जिट से भी डिलिस्टिंग के अकॉर्डिंग होगा, मतलब यहां से भी डिलिस्टिंग से भी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। नॉर्मल प्रोविजंस जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, स्पेसिफिक जो हैं वो यहां वाले एप्लीकेबल होंगे। नाउ माइग्रेशन टू मेन बोर्ड हो सकता है, मेन बोर्ड पर माइग्रेट करना चाहते हो, बिल्कुल उसके लिए कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। आईजीपी पर लिस्टेड कंपनी अपने आप को मेन बोर्ड पर माइग्रेट करवा सकती है, सब्जेक्ट टू आप मेन बोर्ड के कंप्लायंस पूरे कर रहे हो। मेन बोर्ड पर पहली बात तो आप डाइवर्ट होने के लिए एलिजिबल हैं। आईजीपी पर आए इसलिए थे आप छोटे थे, फिर केवल लिस्टिंग चाहते थे, लेकिन मेन बोर्ड पर तो बड़ी कंपनियां जाती हैं ना, तो पहले आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। लेकिन
आप 292(2) की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे। यहाँ क्या लिखा है, अरे यार वही मेन बोर्ड पर जाने के लिए होता है ना, मिनिमम इतनी नेटवर्थ, मिनिमम इतनी प्रॉफिटेबिलिटी। याद है आपको आईपीओ में रेगुलेशन पढ़ते थे हम, रेगुलेशन 6 पढ़ा है आपने। 4 कंडीशंस, प्रॉफिट, नेटवर्थ, नेट टेंजिबल असेट्स, और अगर नाम चेंज किया है तो 50% रेवेन्यू, वहां से, ये पढ़ा है आपने। अब कह रहे हैं तुम्हारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, फिर भी मेन बोर्ड पर डाइवर्ट होना चाहते हो, कहते हैं हाँ। ओ याद करो 6(1) क्या कहता था, मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए 6(1) क्या कहता है कि चारों कंडीशन फुलफिल करो, नहीं करो तो क्या, बोले बुक बिल्डिंग मेथड से ले आओ उसके लिए, लेकिन फिर 75% QIB को अलोकेट करना पड़ेगा। याद आया क्या कुछ? देखो पुराना प्रोविजन क्या है, नया क्या है, दोनों अगर सोच साथ में पढ़ेंगे मजा आएगा। आई होप आपको मजा आ भी रहा होगा। हमने बहुत कम टाइम में, अभी अराउंड हमें 30 मिनट हुए स्टार्ट किए और हमने बहुत सारे अमेंडमेंट पढ़ लिए, और आई होप आपको भी याद भी हो गए होंगे। मेरा ये काम है आज, मैं आपको अमेंडमेंट याद करा कर जाऊंगा। तो हमने क्या कहा था कि फिर तुम ऑल्टरनेटिव रूट से ले आओ 75% QIB को। अब ये पब्लिक ऑफर तो ला नहीं रहा, ये तो केवल माइग्रेट होना चाहता है, लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा। क्या कह रहे हैं इसको, 75% तुम्हारी होल्डिंग अगर QIB के पास है तो तुम कर लो माइग्रेट। पहले ये 75 था, इसको रिलैक्स करके सेबी ने इसको क्या किया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और रिलैक्स करके कितना कर दिया, 50%। बस यही अमेंडमेंट है। तो ये 75 को 50 जो किया है ना, यही अमेंडमेंट है कि मस्ट हैव 50% ऑफ इट्स कैपिटल हेल्ड बाय QIB। नॉट सेटिस्फाइड, यू वांट टू माइग्रेट टू द मेन बोर्ड, यस, आर यू एलिजिबल, कहते नहीं, तो बोले 75% QIB के पास, अब कितना, 50% QIB के पास, दैट्स इट, यही अमेंडमेंट है। चलिए, तो ICDR के अमेंडमेंट हो गए दोस्तों खत्म। क्या क्या अमेंडमेंट है ICDR में, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट पढ़ा, और फिर अभी IGP से रिलेटेड अमेंडमेंट पढ़ा। नाउ अब अमेंडमेंट है LODR से रिलेटेड। ओ भाई LODR, अलग अलग रेगुलेशंस, तो वहां भी हम हर रेगुलेशन को पहले रिकॉल करते जाएंगे और फिर देखते जाएंगे अमेंडमेंट क्या है। मैंने ट्राई किया है यहाँ पर कि जो बोल्ड लेटर में है वो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ लें, यही ऑलमोस्ट अमेंडमेंट है। लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस सर्टिफिकेट याद कीजिए आप, compliance certificate to be signed by the authorized representative of the share transfer agent, और दूसरा to be signed by the compliance officer। पहले क्या होता था, हाफ ईयरली कंप्लाई होता था इसका, कि हाफ ईयर खत्म होने से 1 महीने में सर्टिफिकेट सबमिट करना है, मतलब साल में 2 बार होता था ये कंप्लायंस। अब बोल्ड लेटर साल खत्म होने से 30 दिन में। ओल्ड प्रोविजन ये था कि हाफ ईयर में करना होता था, अब भैया रिलैक्सेशन कर दिया। ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कि आप शेयर ट्रांसफर का सही से कंप्लायंस कर रहे हो तो ट्रांसफर एजेंट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और CS कंप्लायंस ऑफिसर दोनों साइन करें हाफ ईयर में। अब ये क्या हो गया है भैया, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 30 डेज में आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट करना है, मतलब साल में 1 बार रिक्वायरमेंट कर दी है। बढ़िया किया भैया। चलिए, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये रेगुलेशन टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज पर एप्लीकेबल है। ओके, ये रेगुलेशन 1000 लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल है। टॉप अकॉर्डिंग टू व्हाट, मार्केट कैप, ये टॉप कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा हुआ है। कंपोजिशन क्या, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में 3 मेंबर्स होंगे, इन तीनों में से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर बोर्ड में से ही होंगे, और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। तो मिनिमम 3 मेंबर कर दिया है, मेजॉरिटी बोर्ड के मेंबर हो और मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपके SR वाले इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बढ़ गए होंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो इस कमिटी में। मीटिंग कितनी, साल में 2 बार, और 2 मीटिंग के बीच में 180 से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी विच और 2 whichever is higher, सब्जेक्ट टू 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अटेंडेंस होनी चाहिए, सॉरी 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अटेंडेंस होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 member of the board in attendance। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही यार, रिस्क देखना, कौन कौन सी फोर्सिंग रिस्क आपको दिखती है उनको मैनेज करना, ये सब काम होंगे। ये प्रोविजन पहले 500 लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल थे, अब ये प्रोविजन 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल है बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर्ड फॉर सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अब मैंने आपको ये बताया था LODR में कि भैया अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड, और आपकी कुछ सब्सिडरीज हैं, अब वो सब्सिडरी लिस्टेड भले ही नहीं है, तभी तो आप उनके लिए LODR फॉलो करोगे। पढ़ा है मैंने, मतलब आपके सिलेबस में पूरा नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ चीजें सिलेबस में पढ़ाई नहीं, उनके अमेंडमेंट पढ़ा रहे हैं, तो पहले वो पॉइंट थोड़ा सा आपको बता देता हूं। प्रोविजन क्या है कि अगर एक लिस्टेड एंटिटी है
और इस लिस्टेड एंटिटी की फॉर एग्जांपल 3 सब्सिडरी हैं, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3। अब इनमें से जो बड़ी सब्सिडरी है जिसे कहते हैं मटेरियल सब्सिडरी, मटेरियल सब्सिडरी किसे कहते हैं? जिसका टर्नओवर, जिसकी नेटवर्थ एटसेट्रा टोटल ग्रुप, ग्रुप मतलब चारों का मिला के, आप प्लस आपकी सब्सिडरी, इनके 20% से ज्यादा, अगर टोटल ग्रुप के टर्नओवर के 20 से ज्यादा एक सब्सिडरी का टर्नओवर है, टोटल ग्रुप की नेटवर्थ के 20 से ज्यादा किसी एक सब्सिडरी की नेटवर्थ है, हमने बोला यार इसकी है ऐसी, तो बस ये आपके लिए क्या हो गई? मटेरियल सब्सिडरी। बढ़िया। अब इस मटेरियल सब्सिडरी से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें एक प्रोविजन यहां लिखा हुआ है कि अगर वो मटेरियल सब्सिडरी में से आप अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हो, लिस्टेड एंटिटी के पास मटेरियल सब्सिडरी के 60% शेयर्स हैं, तभी तो वो सब्सिडरी है, 50 से ज्यादा, इसीलिए। अब 60% शेयर्स हैं और आप कुछ शेयर बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल 11% शेयर बेच रहे हो, तो उससे आपकी होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 49%। मतलब आपकी सब्सिडरी नहीं बची। बड़ा मैटर हो गया। एक सब्सिडरी जो मटेरियल सब्सिडरी है उसमें आप लिस्टेड एंटिटी शेयर बेच रहे हो और उसके बाद वो सब्सिडरी नहीं बचेगी आपकी, क्योंकि शेयर होल्डिंग 49 से कम हो जाएगी। कहते हैं ऐसा करने के पहले मटेरियल सब्सिडरी के शेयर बेचना आप बेच लो, लेकिन बेचने की वजह से अगर वो आपकी सब्सिडरी ही नहीं बचती, कहां लिखा है? शेल नॉट डिस्पोज ऑफ शेयर्स इन इट्स मटेरियल सब्सिडरी, जिससे रिडक्शन हो जाए शेयर होल्डिंग का टू लेस देन और इक्वल टू 50%। तो क्या करना है? बोले अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेचने के पहले आपको अपनी जनरल मीटिंग बुलाकर उसमें एसआर पास करवाना होगा। कौन बुलाए जनरल मीटिंग? लिस्टेड एंटिटी जनरल मीटिंग बुलाए और अपने शेयर होल्डर से पास कराए स्पेशल रिजोल्यूशन, तब जाकर आप शेयर बेच सकते हो। किसके? तब जाकर आप शेयर बेच सकते हो मटेरियल लिस्टेड कंपनी के। ठीक है, तब जाकर कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट एंड सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। सेक्रेटरियल ऑडिट दोनों का होना है, लिस्टेड कंपनी का भी और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी का भी। इन दोनों को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना है। कौन से करवाना है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। किसके साथ में अटैच करनी है रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट के साथ में। ये सबमिट कब करनी है? ये कब हो जानी चाहिए आपकी ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट? 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। तो 60 दिन में, 31 मार्च खत्म हुआ, 30 जून तक आपकी सेक्रेटरियल ऑडिट हो जाए, आपका भी, लिस्टेड एंटिटी का भी और आपकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी का भी, और ये रिपोर्ट सबमिट हो जाए स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप जानते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट आपको क्वार्टरली फाइल करनी होती है, याद है आपको? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट आपको क्वार्टरली फाइल करनी होती है। क्वार्टर एंड होने से 21 दिन में या 15 दिन में? हम कहते थे 15 दिन में। तो हम खुद भी क्लास में, मैं कई बार कहता था यार कुछ चीजों को आप क्वार्टर एंड होने से 21 में जमा करवाते हो, कुछ को 15 में जमा कराते हो, इनको स्ट्रीमलाइन कर दो ना यार। ये कर दिया है बहुत सारी जगह। अब क्वार्टर एंड होने से 21 दिन में ही आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है ना, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको 21 दिन में जमा करवाना होता है रेगुलेशन 31 के अकॉर्डिंग। विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर यू नीड टू फाइल योर शेयर होल्डिंग पैटर्न इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। वो करना पड़ता है आपको। तो अब आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लायंस की रिपोर्ट भी 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर सबमिट करनी है। बढ़िया, तो डेज चेंज हो गए। नाउ स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन। भैया यहां कर दिया है 45 डेज। स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन अच्छे से समझ में आता है कि जब तक पब्लिक ऑफर के थ्रू लाए हुए पैसे का यूटिलाइजेशन ना हो जाए तब तक हर क्वार्टर खत्म होने से कुछ दिनों में, जो कि अब कितने हो गए 45 डेज, आपको स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन सबमिट करना है। डिविएशन पैसा कहीं और यूज हो गया, वेरिएशन ज्यादा यूज करना था कम किया, कम यूज करना था ज्यादा कर लिया पर्टिकुलर जगह पर। ये जानते हैं हम डिविएशन और वेरिएशन। कहते हैं उसके लिए कितने डेज है? 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको ये स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है। हाँ, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में अब ये नई चीज आ गई है, टॉप 1000 को अब से फाइनेंशियल ईयर 22-23 से बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगी 21-22 से, और 22-23 से टॉप
1000 लिस्टेड एंटिटीज को बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करनी है। नाम भी चेंज हो गया, कंटेंट भी चेंज हो गए हैं। तो BRR डिसकंटिन्यूड। अब से टॉप 1000 कंपनीज के, सॉरी 10,000 लिख दिया, टॉप 1000 कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट में सबमिट होगी बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट में ये चेंज आ गया है। और टॉप 1000 BRR डिसकंटिन्यू होगा, BRNSR रिपोर्ट अब सबमिट होगी टॉप 1000 के लिए। चलिए, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, इससे रिलेटेड आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता था प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, याद होगा आपको। वही कि कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफाई करवाओ कि आप ट्रांसमिशन ट्रांसपोजिशन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड कर देते हो, ये CS से करवाओ। पहले तो तुम कंप्लायंस रिपोर्ट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट उनसे ले रहे थे, एक तो आपने वहां से लिया शेयर ट्रांसफर एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव प्लस कंपनी से, आपके कंप्लायंस ऑफिसर से, फिर आप एक प्रैक्टिसिंग CS से भी सर्टिफाई करवाओ कि आप सब कुछ विद इन टाइम कर रहे हो। हमने पढ़ा था ये। अब ये भी जो पहले हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में होता था, अब ये एक साल में एक बार करना है। वही वैसा ही कर दिया, और वही कर दिया कि साल खत्म होने से 30 डेज में आपको ये CS से सर्टिफिकेट लेकर देना है। मतलब 2 कंप्लायंस कम कर दिए हैं, हाफ ईयर वाले 2 कंप्लायंस कम करके उनको एनुअल पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन मार्केट कैप को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी, टॉप 1000 पर एप्लीकेबल है। अब ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को ये कह रहे हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी है, और जिसे आपको अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना है, और उसकी वेब लिंक आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी देनी है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आप जानते हो, इस तरह की पॉलिसी आप बड़े लोगों की होनी चाहिए, दैट इन्वेस्टर व्हेन टू और व्हेन नॉट टू एक्सपेक्ट अ डिविडेंड फ्रॉम यू। यार एटलीस्ट थोड़ी सी तो वो रखो, यूनिफॉर्मिटी, थोड़ी सी तो कंसिस्टेंसी रखो। कब मतलब रैंडम नहीं होनी चाहिए आपकी डिविडेंड पॉलिसी। यस, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आप रखिए, बनाइए, और वो आपके 1000 कंपनीज को बनानी है, और ये आपके वेबसाइट पर भी हो और इसके एनुअल रिपोर्ट में लिंक भी हो। लिस्टेड एंटिटी जो ऊपर कवर नहीं है, मतलब 1000 के अलावा, वो वॉलेंट्री बेसिस पर ये चीजें फॉलो कर सकती है। टॉप 1000 को कंपलसरी, उनके अलावा वॉलेंट्री कर दिया, वॉलेंट्री है। नाउ वोटिंग रिजल्ट्स। ओल्ड प्रोविजन क्या थे कि जनरल मीटिंग कंक्लूड होने से 48 आवर्स में आपको अपने वोटिंग रिजल्ट सबमिट करने होते थे। अब क्या कर दिया, विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग। यार प्रॉब्लम है, हमारी बोर्ड मीटिंग फ्राइडे को हुई, फ्राइडे को शाम को, अब आप कहते थे 48 आवर्स में, तो संडे को शाम तक आपको मिनट्स जमा करवाएं वोटिंग के रिजल्ट्स। कहते नहीं यार, अगर फ्राइडे को आपकी जनरल मीटिंग हुई है ना, तो वर्किंग डेज काउंट करो, फ्राइडे खत्म। अब अगर सैटरडे संडे वर्किंग डेज नहीं है, तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिनों में आप जमा करवा दें वोटिंग रिजल्ट। तो नाउ इट्स नॉट 48 आवर्स, इट्स फॉर 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द जनरल मीटिंग। डिफरेंस है 2 दिन 48 घंटे बाद एक ही होती है, लेकिन 2 वर्किंग डेज में देना है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग। वोटिंग रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है। वेबसाइट के कंप्लायंस, फॉलोइंग न्यू डिस्क्लोजर हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। वेबसाइट पर कौन कौन से और डिस्क्लोजर ऐड कर दिए हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ पोस्ट अर्निंग, क्वार्टरली कॉल्स बाय whatever name called, कंडक्टेड, जो भी फिजिकली या थ्रू डिजिटल मींस आपने मीटिंग एक्सेट्रा की है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट्स, ये भी आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। ये अभी के लिए मैंडेटरी है, 1 अप्रैल 2022 से कंपलसरी हो जाएंगी। सेक्रेटरियल कंप्लायंस की रिपोर्ट भी आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। आप मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन करते हो, इवेंट की मटेरियलिटी, रेगुलेशन नंबर 30, कुछ मटेरियल इवेंट आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को, और आपने कहा था कुछ हम डिसाइड कर रहे हैं और कुछ मटेरियल इवेंट आप डिसाइड कर लेना अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो मटेरियल इवेंट्स का डिटर्मिनेशन की पॉलिसी का डिस्क्लोजर वेबसाइट पर देना है। KMP के कॉन्टेक्ट डिटेल्स वेबसाइट पर होने चाहिए, ये ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन वेबसाइट पर होना चाहिए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी और एनुअल रिटर्न, ये नए कंटेंट है वेबसाइट के लिए, तो ये तो ठीक है, आपको बेसिकली याद करने।
दो तो पॉलिसी हो गई, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड टू मटेरियलिटी ऑफ इवेंट, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन वेरिएशन। ये नए कंटेंट है वेबसाइट पर जो आपको देने हैं। नाउ एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, एक रिलैक्सेशन है बहुत बड़ा। दो तरह की चीजों का आपको एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में नहीं देना। नाउ द लिस्टेड एंटिटी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पब्लिश द फॉलोइंग। क्या? नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जहां फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करते थे, याद करो। अदरवाइज आप हर कंपनी को बेचारों को हर क्वार्टर में मीटिंग करनी है फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव करने के लिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट सबमिट होने हैं। अब उनको बेचारों को क्वार्टरली रिजल्ट अप्रूव करने की जो बोर्ड मीटिंग बुलाते थे उसका नोटिस न्यूज़पेपर में देना पड़ता था। कहते अब नहीं देना। और स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन भी न्यूज़पेपर में नहीं देना है। अच्छा यार, खर्चे कम होंगे लिस्टेड कंपनीज के, कंप्लायंस करवाओ, इसलिए न्यूज़पेपर के खर्चे मत करवाओ। तो ये अब खत्म कर दिया। ये खत्म हो गए एलओडीआर के अमेंडमेंट्स। ठीक, तो ऑलमोस्ट या तो रिलैक्सेशन है, एक ही नई चीज मुझे लगती है जो एक्स्ट्रा कर दी है वेबसाइट के कंटेंट, अदरवाइज रिलैक्सेशन है, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है। ठीक है, आगे आते हैं हम। टेक ओवर कोड में मुझे एक ही काम का अमेंडमेंट लगा। आपने अब तक जो टेक ओवर कोड पढ़ा है ना, वो पढ़ा है मेन बोर्ड पर लिस्टेड कंपनी का, जनरली वही चलता है। बट आईजीपी पर लिस्टेड कंपनी का भी तो टेक ओवर हो सकता है। उसके प्रोविजन थोड़े से नॉर्मल कंपनी के कंपैरिजन में अलग हैं, बस वही आपको पढ़ना है। हाँ, आप खुद बताओ। वहां ट्रिगर पॉइंट कब आता था? बोले जब आपकी होल्डिंग प्लस नए एक्विजिशन कितने से ज्यादा हो जाए, 25% से ज्यादा। सेकंड ट्रिगर कब आता था? जब बोले ऑलरेडी 25 है और एक साल में 5 से ज्यादा खरीद रहे हो। याद आ रहा है? इधर देखो ट्रिगर पॉइंट क्या लिमिट। अच्छा, अब देखो यहां चेंज क्या है। लिमिट ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स और वोटिंग राइट रिक्वायरिंग पब्लिक अनाउंसमेंट एनहांस टू 49%। तो जो 25% है, अगर आईजीपी पर लिस्टेड शेयर्स का टेक ओवर कर रहे हो तो वो 49% होगा। नेक्स्ट, वॉलेंट्री के लिए क्या होता था? मतलब यहां ट्रिगर पॉइंट 26 की जगह 49% पर आएगा। ठीक है। सेकंड, जब आप वॉलेंट्री एक्विजिशन करते हो, है ना, कि कुछ मेरा ट्रिगर पॉइंट ही नहीं आया फिर भी मैं एक्विजिशन करना चाहता हूं, तो आपकी प्री वॉलेंट्री ओपन ऑफर शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? प्री वॉलेंट्री ओपन ऑफर आपकी शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? 25 से ज्यादा और 75 से कम, है ना। मैक्सिमम परमिसिबल शेयर होल्डिंग से ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आपको आईजीपी वाला वॉलेंट्री ओपन ऑफर देना है आईजीपी पर लिस्टेड कंपनी के लिए, तो आपकी प्री एक्विजिशन प्री वॉलेंट्री ओपन ऑफर शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? 49%। तो यार दोनों जगह 49 है। वॉलेंट्री पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए होल्डिंग 49 चाहिए इंस्टीड ऑफ 25। थर्ड, बताइए वहां आप डिस्क्लोजर कब देते थे? कहते हैं यार जब भी तुम्हारी होल्डिंग 5% से बढ़ जाए ना, किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक पर्टिकुलर पर्सन की होल्डिंग 5 से ज्यादा हो जाए, इंटीमेट करो टारगेट कंपनी को। और एक बार 5 से ज्यादा हो जाए, उसके बाद जब भी 2% से बड़ा चेंज हो तो भी इंटीमेट करो। यस, है ना। बस इसको 10 कर दिया, इसको 5 कर दिया इन केस ऑफ आईजीपी। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट 10 पर आएगी और 10 के बाद कब आएगी? जब 5 से ज्यादा चेंज हो तब। मतलब अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रोविजन याद है नॉर्मल कंपनी के लिए, तो आईजीपी वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ट्रिगर पॉइंट के लिए एक्विजिशन की लिमिट कितनी? 49। वॉलेंट्री ओपन ऑफर के लिए प्री होल्डिंग कितनी? 49। डिस्क्लोज कब करना है? 10 से ज्यादा होने पर, और उसके बाद 5 से बड़ा चेंज जब भी हो फिर डिस्क्लोज करना है। खत्म। चलिए आगे आते हैं। याद हो गया पक्का? फैंटास्टिक। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में तो इन्होंने इतने अमेंडमेंट्स दिए हैं, लेकिन मैं केवल आपको काम के अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूं। बिलीव में इससे ज्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे, और पहली बात तो कनेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है यार कि ये पढ़ाई क्यों रहे, ऐसा कुछ हमें कहां पढ़ा है जिसके अमेंडमेंट हमें पढ़ा रहे हो। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहता एग्जाम में नहीं आएंगे, बट यार गलत है, वो अमेंडमेंट आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। चलिए म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन करते हैं। कहते हैं नेटवर्थ क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू करिए। सर एक मिनट, ये तो पहले भी था। ट्रस्टी को क्वार्टरली बेसिस पर ही नेटवर्थ रिव्यू करनी होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी की, लेकिन अब क्या किया,
अब ना एक काम कर दिया कि ट्रस्टी शेल ऑन क्वार्टरली बेसिस रिव्यू द नेटवर्थ ऑफ द एएमसी टू इंश्योर कि ये कंटिन्यूअस बेसिस पर मेंटेन कर रहे हो। यार एक्चुअली ना मेरे अकॉर्डिंग ये केवल एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पहले भी ट्रस्टी क्वार्टरली बेसिस पर जो एएमसी के नेटवर्थ देखते होंगे वो कंटिन्यूअस बेसिस पर ही देखते होंगे ना, कि रेगुलरली मेंटेन हो रही हो, ऐसा नहीं हो एक बार ही करी हो बस। मुझे लगता है यार यही देखते होंगे, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन करके और क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं कि जिस दिन की नेटवर्क, क्योंकि वो क्या करेंगे क्वार्टर एंड पर आएंगे, क्वार्टर एंड हुआ, अब वो देखना चाहते हैं आपकी नेटवर्थ, आपकी क्वार्टर एंड की बैलेंस शीट देखी, नेटवर्थ प्रॉपर है, पर बीच में तो नहीं थी नेटवर्थ इतनी। ट्रस्टी को इंश्योर करना है कि ड्यूरिंग ऑल द टाइम कंटिन्यूअस बेसिस पर ये नेटवर्थ मेंटेन है। मेरे ख्याल से इंटेंशन तो पहले भी लॉ मेकर का यही होगा, अब क्लेरिफाई कर दिया कि कंटिन्यू बेसिस पर उन्हें मिनिमम नेटवर्थ मेंटेन करनी है। किनको? एएमसी को। ये इंश्योर करें ट्रस्टी क्वार्टरली बेसिस पर, और कंटिन्यूअस बेसिस पर ये मिनिमम नेटवर्थ मेंटेन होनी चाहिए ना। नेटवर्थ चाहिए कितनी यार एएमसी की? 50 करोड़। असेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ अब चाहिए 50 करोड़ रुपए। चेंज है ये, ठीक है। लेकिन अगर स्पॉन्सर रेगुलेशन 7 की एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, रेगुलेशन 7 स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी लिखते हैं वो, स्पॉन्सर 5 साल से फाइनेंशियल सर्विस में है ना, 5 सालों में नेटवर्थ पॉजिटिव है, लिखते हैं ऐसा, प्रॉफिट होना चाहिए उसको फाइनेंशियल सर्विसेज से, और स्पॉन्सर की नेटवर्थ जितना उसे एएमसी में कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि 40% नेटवर्थ ऑफ द एएमसी टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्पॉन्सर, सब पता है आपको, तो उससे ज्यादा आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए लास्ट ईयर में। अब अगर स्पॉन्सर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो एएमसी की नेटवर्थ फिर रखनी होगी 100 करोड़ रुपए, और एएमसी शेल मेंटेन सच नेटवर्थ जब तक इसको 5 सालों तक कॉन्जिक्यूटिवली प्रॉफिट ना हो जाए। तो स्पॉन्सर अगर कुछ एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहा, फिर भी आप म्यूचुअल फंड बनाने के लिए हम आपको एलिजिबल कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू एएमसी को नेटवर्थ 150 की जगह 100 मेंटेन करनी है बनाते वक्त, और इसके अलावा जब से एएमसी प्रॉफिट में आए तब से एटलीस्ट 5 साल तक उसे नेटवर्थ 100 करोड़ ही मेंटेन करनी है, अदरवाइज तो 50 करोड़ पे काम चल जाता। लेकिन अगर ऐसी एएमसी जो ऐसा म्यूचुअल फंड चला रही है जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम चलाएंगे, तो उसकी नेटवर्थ 10 करोड़ से भी काम चलेगा। अगर आपका क्राइटेरिया बहुत रिजिड कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली स्कीम ही लॉन्च करेगी ये म्यूचुअल फंड केवल, तो फिर नेटवर्थ 10 करोड़ बहुत है ना। नेटवर्थ ऑफ द एएमसी कंटिन्यूअस बेसिस पर मेंटेन होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसा ना हो यार कि क्वार्टर एंड पर चेक होना है तो केवल क्वार्टर एंड पर आप जैसे तैसे नेटवर्थ मेंटेन कर लो, रेगुलर थ्रू आउट द क्वार्टर कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको नेटवर्थ 50 करोड़ मेंटेन करनी है, 100 करोड़ या 10 करोड़ जो भी आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। 5 दिनों में पैसा रिफंड हो जाना चाहिए। वही आपका इश्यू आया यूनिट्स का, यूनिट्स इश्यू किया आपने, सब्सक्रिप्शन पीरियड बंद हुआ, 5 दिन में पैसा रिफंड हो जाना चाहिए। अगर किसी यूनिट होल्डर को अलॉटमेंट नहीं मिला या आपका ऑफर फेल है, जो भी सिचुएशन है, 5 दिन में पैसा रिफंड हो। जिसको भी अलॉटमेंट मिला है वो या तो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजिए, या वो डीमैट फॉर्म में भी अपनी यूनिट्स रख सकता है, बट ये सब काम कितने में करना है? अगेन 5 दिन में। तो मतलब वही यार, जिन्हें रिफंड करना है खत्म होने से, सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने से 5 दिन में करो, जिन्हें अलॉटमेंट करना है 5 दिन में करो, ठीक है। जब भी आप यूनिट्स खरीदोगे, हम जानते हैं ओपन एंडेड स्कीम की यूनिट्स तो म्यूचुअल फंड खुद ही खरीदता है, क्लोज्ड एंडेड होती तो आपको बेचना होता तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर बेचते, सब अच्छे से जानते हो। अब ओपन एंडेड की यूनिट्स तो लिस्टेड भी नहीं है, म्यूचुअल फंड खुद ही खरीदेगा, बदले में क्या चार्ज करेगा? बैक एंड लोड, याद है आपको? बैक एंड लोड, आई होप यू रिमेंबर इट। तो एनएवी पता पड़ा 100 रुपए है और आप रीपर्चेज केवल 93 पे कर रहे हो। हम लोग इतना बड़ा बैक एंड लॉट, कहते नहीं, बैक एंड लॉट इतना ही रखना कि आपकी रीपर्चेज प्राइस एनएवी के 95 से कम नहीं होनी चाहिए। तो बैक एंड लोड इतना ही हो कि रीपर्चेज प्राइस शुड नॉट बी लोअर देन द 95% ऑफ द
एनएवी ना। अब कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी हैं म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में। रिपोर्टिंग बाय एएमसी टू ट्रस्टी। एएमसी रिपोर्ट, अब ध्यान से सुनना, रिपोर्टिंग कौन किसको कर रहा है? एएमसी रिपोर्ट कर रही है ट्रस्टी को, अपने ऑपरेशन के बारे में रिपोर्ट कर रही होगी। पहले बीसीसी सबमिट करना पड़ता था, बाई मंथली कंप्लायंस सर्टिफिकेट, अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है। बाई मंथली कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता था, एएमसी सबमिट करते थे ट्रस्टी को, डिसकंटिन्यू। ठीक है। हाफ ईयरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? HYCC। कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय एएमसी टू द ट्रस्टी ऑन हाफ ईयरली बेसिस शेल बी डिसकंटिन्यूड, ये भी डिसकंटिन्यू हो गया। एक्चुअली बाय मंथली और हाफ ईयरली को कर दिया डिसकंटिन्यू। अब केवल एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कंप्लायंस के नाम पर, क्वार्टरली। वो साल में 6 बार नहीं, ना ही 2 बार अलग से हाफ ईयरली, बस साल में 4 बार क्वार्टरली। ये है बस, क्यूआर सबमिट करना है। एएमसी शेल सबमिट क्यूआर टू द ट्रस्टी, क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना है ट्रस्टी को। किसके बारे में? अपनी एक्टिविटीज के बारे में, इन कंप्लायंस विद द म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के बारे में। कब सबमिट करना है? क्वार्टर खत्म होने से 21 दिन में बस। तो HYCC एंड बाय मंथली कंप्लायंस सर्टिफिकेट BCC खत्म, अब केवल क्यूआर बचा है। क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना है अबाउट द कंप्लायंस एंड अबाउट द एक्टिविटीज by the AMC to the trustee within 21 days from the end of the quarter। बहुत बढ़िया यार, ये तो याद हो गया होगा। तो QR बचा है, HYCC BCC खत्म, now it's only QR to be submitted within 21 days by the AMC to the trustee। अब by AMC to से भी तो भैया AMC सेबी को भी अब CTR भेजेगा, कंप्लायंट टेस्ट रिपोर्ट। ट्रस्टी को तो भेज रही हो, सेबी को भी भेजो, और वहां भी अब स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि ये भी रिपोर्ट आपको क्वार्टरली भेजनी है, वो ही 21 कैलेंडर डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टरली रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय एएमसी टू ट्रस्टी एंड बाय एएमसी टू द सेबी। लास्ट रिक्वायरमेंट है बाय ट्रस्टी टू सेबी। जो भी नॉन कंप्लायंस तुमसे हुए उनके क्या करेक्टिव एक्शन लिए, इस बारे में ट्रस्टी सेबी को हाफ ईयरली ट्रस्टी रिपोर्ट सबमिट करें, हाफ ईयर खत्म होने से 2 महीने में बस। तो बाय एएमसी टू ट्रस्टी क्वार्टरली, बाय एएमसी टू सेबी क्वार्टरली, बट बाय ट्रस्टी टू सेबी हाफ ईयरली। वही करेक्टिव स्टेप्स टेकन, हाफ ईयरली ट्रस्टी रिपोर्ट कि भैया जो जो भी नॉन कंप्लायंस हुए थे तुमने उनमें क्या एक्शन लिया, उसकी रिपोर्ट आप सबमिट करें हाफ ईयर खत्म होने से 2 महीने में सेबी को। नाउ डिस्क्लोजर में 2 अमेंडमेंट है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ MFSE, बहुत पॉपुलर नाम है, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी, एंड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू रिस्क एंड परफॉर्मेंस एंड स्कीम का पोर्टफोलियो विदाउट क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड, क्योंकि म्यूचुअल फंड को इतनी इंफॉर्मेशन देने को कहते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो क्या क्या पढ़े। सेबी ने फॉलोइंग डिस्क्लोजर देने का डिसीजन लिया है। म्यूचुअल फंड या एएमसी रिस्कोमीटर बताएं अपनी स्कीम का। रिस्कोमीटर वही रिस्कोमीटर, रिस्क नाप के बताएं, एवरेज रिस्क, बिलो एवरेज रिस्क, हायर रिस्क, वेरी हाई रिस्क, रिस्कोमीटर, रिस्क का मीटर। तो यस ऐसे ही प्रेजेंट करो यार रिस्क का मीटर कि भैया कितनी रिस्क है, हाई एवरेज कितनी रिस्क है भैया तुम्हारी, तो रिस्क को मीटर आप सबमिट करें। तो जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस डिस्क्लोज करें रिस्क को मीटर सबमिट करें। आप केवल परफॉर्मेंस सबमिट कर रहे हो कि इस क्वार्टर में भैया हमने 25% रिटर्न दिया, बताओ भी तो सही रिस्क इतनी भयंकर थी तुम्हारी इस स्कीम की, और आपकी स्कीम के पोर्टफोलियो की डिटेल भी आप जब भी स्कीम की इंफॉर्मेशन दें, स्कीम का पोर्टफोलियो भी डिस्क्लोज करें कि स्कीम का पैसा कितना कितना % कहां कहां लगाया हुआ है। डिटेल ऑफ द स्कीम पोर्टफोलियो, फोर्टनाइटली, मंथली, हाफ ईयरली स्टेटमेंट जो भी आप भेजते हो पोर्टफोलियो स्कीम का ईमेल के थ्रू, तब स्कीम का पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करें। तो क्या कहा है यहां, रिस्कोमीटर ऑफ द स्कीम और डिटेल ऑफ द पोर्टफोलियो
इन्वेस्टर्स को आपको टाइम टू टाइम बतानी होगी। जब भी परफॉर्मेंस बताएं, रिस्कोमीटर भी बताएं, और जब जब भी इन्वेस्टर को इंटीमेट करें मेल के थ्रू, आप फोर्टनाइटली, मंथली, हाफ ईयरली, तब तब स्कीम का पोर्टफोलियो भी डिस्क्लोज करें। अब आपको लग रहा होगा पढ़कर कि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं आने लायक। आगे एसआईडी और केआईएम का अपडेशन। अब ये बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देता हूं। क्लास में भी आपको बोलता हूं कि यार ये ठीक है, नॉर्मली एक बार बस पढ़ लो। मतलब इसको हम कभी भी बहुत ज्यादा फोर्स कर करके कि रट रहे हो, ऐसा कर रहे हो, नहीं करते। केवल ये पढ़ते हैं कि ऑफर डॉक्यूमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और यहाँ वो 2 नाम अगर हम देखें तो लिखा हुआ है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एसआईडी और केआईएम। ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एएमसी प्रिपेयर करती है, इन्वेस्टर को इसी के थ्रू अपनी स्कीम की इंफॉर्मेशन बताती है। ओपन एंडेड स्कीम के लिए कहा है कि वो ओपन एंडेड स्कीम के एसआईडी और केआईएम नेक्स्ट 6 मंथ में अपडेट हो जाने चाहिए। जिस हाफ ईयर में स्कीम क्या हुई थी, लॉन्च, वहां से उस हाफ ईयर के खत्म होने से, फॉर एग्जांपल स्कीम लॉन्च हुई थी जनवरी में, जनवरी 21, जनवरी 21 का हाफ ईयर कौन सा है, कब खत्म होगा, मार्च 21 में। वहां से 6 महीने में आप एसआईडी और केआईएम अपडेट करें। अरे अपडेट क्यों करेंगे सर? अरे बेटा, जो आपने देखो ओपन एंडेड स्कीम है, कोई भी व्यक्ति कभी भी म्यूचुअल फंड से आकर ये स्कीम खरीद सकता है, तो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट पुराना ही क्यों रहे? आप स्कीम लाए 2021 में, और 2023 में भी जो इन्वेस्टर खरीद रहे हैं उसके पास भी वही ऑफर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। अरे नहीं भैया, इसके पहले तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई आपके ऑफर डॉक्यूमेंट की। ओपन एंडेड अलग है, ओपन एंडेड या इंटरवल स्कीम, जो टाइम टू टाइम ओपन हो रही है, टाइम टू टाइम बंद हो, इंटरवल में जो चलती है। तो ओपन एंडेड स्कीम, इंटरवल स्कीम में क्या कह रहे हैं कि आपका एसआईडी और केआईएम अपडेट होना चाहिए जिस हाफ ईयर में आप लेकर आए वो स्कीम, वो हाफ ईयर खत्म होने से 6 महीने में पहली बार अपडेट, और उसके बाद हाफ ईयर खत्म होने से 1 मंथ में। पहली बार तो मार्च 21 खत्म होने से 6 महीने में आप अपडेट कर दें, और उसके बाद क्या, हर हाफ ईयर खत्म होने के बाद, सितंबर खत्म हुआ, अब नेक्स्ट हाफ ईयर खत्म होगा सितंबर में, वहां से 1 महीने, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर खत्म होगा 31 मार्च, वहां से 1 महीने। तो सब्सिक्वेंटली तो आपको 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर करना है। और पहली बार अपडेट कब करना है? जिस हाफ ईयर में आप लेकर आए थे ऑफर इस यूनिट का, इस स्कीम का, वो हाफ ईयर खत्म होने से 6 महीने में। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई, सॉरी, एसआईडी की। एसआईडी का अपडेशन होना चाहिए। केआईएम का अपडेशन हर हाफ ईयर में एक बार, हाफ ईयर खत्म होने से 1 महीने में। ये सिंपल है। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट तो पहली बार तो जिस हाफ ईयर में इश्यू आया उसके खत्म होने से 6 महीने में, और उसके बाद हर बार हाफ ईयर खत्म होने से 1 महीने में। लेकिन केआईएम पहली बार में फर्स्ट हाफ ईयर, मतलब पहली बार में ही हाफ ईयर खत्म होने के बाद से 1 महीने में आपको केआईएम अपडेट करना है रेगुलरली। बस ये है भैया म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का अमेंडमेंट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की पीरियोडिसिटी चेंज कर दी है, पीरियोडिकल रिपोर्ट में चेंज है, मतलब डेट में चेंज है। एआईएफ को क्वार्टरली रिपोर्ट सेबी को सबमिट करनी है क्वार्टर खत्म होने से 10 दिन में, और इस क्वार्टरली रिपोर्टिंग का फॉर्मेट भी रिवाइज हो गया है। तो हमें तो उससे काम नहीं, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज है। विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको अपनी एक्टिविटी सेबी को बतानी है, क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी है। कब से स्टार्ट हो गया है? 31 दिसंबर 2021 के बाद की क्वार्टर पर, क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 21 एंड ऑनवर्ड। तो दिसंबर 21 में भी जो क्वार्टर खत्म हुई होगी वहीं से 10 दिन में आपको अपडेट ये क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी है। कैटेगरी 3 वाले एआईएफ याद कीजिए, हेज फंड्स, इवन ये लिवरेज बहुत यूज कर सकते हैं। कैटेगरी 3 वाले एआईएफ को लिवरेजिंग की रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। ऑल्सो सबमिट रिपोर्ट्स ऑन लिवरेज अंडरटेकन ऑन क्वार्टरली बेसिस। यस, तो लिवरेज की डिटेल भी आप क्वार्टरली बेसिस पर सेबी को बताएं। नेक्स्ट, अगर आपके प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम में कुछ चेंज होता है, वही जैसे अभी ऊपर हम एसआईडी के आईएम में करके आए, तो ईयर खत्म होने से 1 महीने में आपको अपडेशन करना है। Any change in the terms of the private placement memorandum and in the documents of the fund or oblique scheme, तो वो आपको सेबी को ईयर खत्म होने से 1 महीने में इंटीमेट करना है, और ये इमीडिएटली इफेक्टिव हो चुका।
ना AIF ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते थे पहले $750 मिलियन तक का, बना इंडिया में, इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के बाहर, बिल्कुल कर सकता है। $750 मिलियन तक अलाउड था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब $1500 मिलियन तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है AIF। तो एक लिमिट बढ़ गई है, $750 मिलियन की जगह 1500, डबल कर दिया है लिमिट को, इन्वेस्टमेंट बाय AIF आउटसाइड इंडिया। चलिए अब बेटा लास्ट चैप्टर नंबर 16, मार्केट इंटरमीडियरी। बहुत ज्यादा काम के चेंजेस मुझे ये नहीं लगते, फिर भी एक बार जल्दी से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। टारगेट है कि विद इन 75 मिनट्स हम आज का पूरा डिस्कशन, ये पूरे अमेंडमेंट खत्म कर लें। देखते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ मंथली रिपोर्ट। तो अपनी मंथली रिपोर्ट आपको, अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिविटी की मंथली रिपोर्ट 7 दिन में सबमिट करनी है। सेबी के इंटरमीडियरी पोर्टल पर मंथली रिपोर्ट विद इन एंड ऑफ द 7 डेज ऑफ द मंथ सबमिट करनी है। जब भी पोर्टफोलियो मैनेजर क्या चेंज इन कंट्रोल होता है, आपको सेबी की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपके बोर्ड, आपके कंट्रोल वाले लोगों का चेंज हो रहा है, सेबी की अप्रूवल लीजिए। नाउ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कहा है कि जो भी एलिजिबल लोग हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए, उन्हें किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट का मेंबर होना पड़ेगा। कुछ ऐसी बॉडी जो, जिससे ये संबंध महसूस हो कि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के काम करने के लिए एलिजिबल हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी के मेंबर हैं। एग्जिस्टिंग को क्या कह दिया कि रिक्वायरमेंट आपको बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, तब तक फुलफिल कर लेनी है। तो बहुत ज्यादा मुझे काम की चीज नहीं लगती। ये कह रहे हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट से भी वही एप्लीकेशन कंसीडर करेगी जब एप्लीकेंट मेंबर है किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट का। अंडरराइटर रेगुलेशन 2021 आ गए हैं, पुराना रेगुलेशन रिपील हो गया है उसकी। तो अंडरराइटर रेगुलेशन 1993 इज रिपील बाय 2021, और उसकी वजह से अंडरराइटर के बहुत सारे चेंजेस आए जो आपको अलग अलग इंटरमीडियरी क्या पढ़ने को मिलेंगे। पहली बात पढ़ते हैं मर्चेंट बैंकर क्या अमेंडमेंट है। पहले डिफाइन कर रहे हैं अंडरराइटर मींस कौन, बोले जो अंडरराइटिंग का काम करता है। अंडरराइटिंग मतलब क्या, अश्योर करना कि अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम करेंगे, ये अंडरराइटिंग है। अब यहां लिख रहे हैं, देखो अंडरराइटर से रिलेटेड अमेंडमेंट मर्चेंट बैंकर में क्या है। आप जानते हो मर्चेंट बैंकर अंडरराइटिंग का काम कर सकता है, यस। जब एक मर्चेंट बैंकर अंडरराइटर की तरह काम कर रहा है तो ऐसे अंडरराइटर के साथ एक वैलिड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वैलिड एग्रीमेंट, सॉरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ वैलिड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब भी मर्चेंट बैंकर अंडरराइटर का काम कर रहा है तो अंडरराइटिंग का एक सेपरेट एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। हाँ, हर मर्चेंट बैंकर को जब जब भी वो अंडरराइटिंग एक्टिविटी कर रहा है, फॉलोइंग रिकॉर्ड उसके मेंटेन करने चाहिए। यार वही रिकॉर्ड, आपने कौन कौन सी कंपनी की, कौन सी सिक्योरिटी की कितनी अंडरराइटिंग की, कौन कौन से कब कब आपने अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किए, कितनी सिक्योरिटीज की आपने, कितने अमाउंट की अंडरराइटिंग की, ये आपको मेंटेन करना है। तो मर्चेंट बैंकर अंडरराइटिंग का काम कर सकता है, पहले भी कर सकता था। कह रहे हैं उसके लिए पहले एग्रीमेंट भी करो स्पेसिफिकली, और फिर डिटेल्स मेंटेन करो इन चीजों के रिकॉर्ड्स कि किसकी कितनी अंडरराइटिंग की है, कब की है, कौन से एग्रीमेंट कब किए थे ना। फॉलोइंग न्यू रेगुलेशन हैज बीन इंसर्टेड। Every merchant banker acting as an underwriter shall enter into an agreement with each body corporate जिसके बिहाफ पर वो अंडरराइटिंग का काम कर रहा है। यार नॉर्मल बात है, अभी तो लिखा था सर कि एग्रीमेंट करना है। हाँ, अब उसमें क्या लिख रहे हैं, इस एग्रीमेंट में फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए। पहला मतलब आप एग्रीमेंट की पहले ऊपर लिख दिया एग्रीमेंट होना चाहिए अंडरराइटिंग का सेपरेट। बीइंग अ मर्चेंट बैंकर, अगर आपके पास सेबी का सर्टिफिकेट है मर्चेंट बैंकर का और किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो अंडरराइटिंग का, एग्रीमेंट करो पहले तो अंडरराइटिंग का। फिर आगे क्या, फिर आगे कह रहे हैं कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखो, द पीरियड फॉर विच द एग्रीमेंट शैल बी इन फोर्स। अंडरराइटर की और आपकी ड्यूटी का क्या लोकेशन हुआ है, कितना अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कर रहे हो, कितने टाइम में आपको अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन आ गया तो सब्सक्राइब करना है, आपको बदले में कितना कमीशन या ब्रोकरेज मिलेगा, और अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन करने के फुलफिल करने के लिए आपने कोई और अरेंजमेंट किए तो उनकी डिटेल्स। जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मर्चेंट बैंकर एज एन अंडरराइटर।
अंडरराइटर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी हम मर्चेंट बैंकर पे भी एप्लीकेबल होगी। अरे भले ही आप मर्चेंट बैंकर हो लेकिन काम तो अंडरराइटर का कर रहे हो। अंडरराइटर को 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी होती है। अगर आप अंडरराइटर हो तो अंडरराइटिंग कमीशन के अलावा कोई और बेनिफिट अराइज नहीं होना चाहिए, याद है आपको। सेकंड, अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन आपकी नेटवर्थ के 20 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और जब आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए कॉल किया जाए, इंटीमेशन है, उसके 45 डेज में आपको ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। याद है क्या? यस सर याद है। बस बेटा वही 3 लाइन यहाँ भी लिखी हुई है। तो भले ही आप मर्चेंट बैंकर हो लेकिन काम तो अंडरराइटर का कर रहे हो ना। अभी एग्रीमेंट अंडरराइटर का किया ना अपने कंपनी के साथ कि अंडरराइटिंग का काम भी मैं करूंगा आपके लिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका सेबी के मर्चेंट बैंकर का है, लेकिन हमने कहा था मर्चेंट बैंकर अंडरराइटिंग का काम कर सकता है। कर लो, ये 3 ऑब्लिगेशन जो अंडरराइटर पे रहते हैं आप पे भी रहेंगे। ठीक है। मर्चेंट बैंकर के कोड ऑफ कंडक्ट में 3 चीजें इंसर्ट कर दी गई। वैसे तो मैंने आपको कोड ऑफ कंडक्ट किसी का सेपरेट पढ़ाया ही नहीं, हमने तो बहुत अच्छी ट्रिक यूज की है कि आप तो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ो, किसी के भी आ जाए, ये सब में कॉमन है। फिर भी क्या नई चीजें आई हैं? मर्चेंट बैंकर, उनके डायरेक्टर, उनके पार्टनर, उनके अकाउंट में ऐसा कोई सा भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे जो इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट हो। तो यार नॉर्मल चीज है ये कि आप किसी कंपनी में मर्चेंट बैंकर हो, वहां के थ्रू आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन पता चलती है, इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व मत होना। मर्चेंट बैंकर जो एक्टिंग कर रहा है एज एन अंडरराइटर, कोई भी ओरल या रिटन स्टेटमेंट मत देना which would misrepresent क्या the service that the underwriter is capable of performing, या which would represent his underwriting commitment। अरे वही यार बात कि बड़ा चढ़ाकर बातें मत बोलना, ऐसे कोई स्टेटमेंट मत देना which would misrepresent कि अंडरराइटर ये सर्विसेज भी दे सकता है। बोले जो सर्विस अंडरराइटर दे सकता है ना उतनी बातें करना। और अंडरराइटर कमिटमेंट के बारे में भी बड़ा चढ़ा, मतलब ऐसा स्टेटमेंट मत देना जो मिसरिप्रेजेंट करे। एक ऐसा मर्चेंट बैंकर जो अंडरराइटर की तरह काम कर रहा है, वो अंडरराइटर के साथ अनफेयर कंपटीशन में ना उतरे जो जिससे अंडरराइटर या उनकी इंडस्ट्री को हार्म हो। आपने बहुत कम कमीशंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अजीब अजीब से सर्विसेज दे रहे हो अंडरराइटर के नाम पर, वो ऊपर मना किया। और ऐसे अनफेयर कंपटीशन नहीं करना अंडरराइटर के साथ में। मतलब आप जानते हो क्या रहा होगा, अंडरराइटर को प्रॉब्लम होगी कि सर मर्चेंट बैंकर कुछ तो भी कर रहे हैं सर अंडरराइटर का काम कर करके। से भी ले आई रेगुलेशन और कह रही है बीइंग एन मर्चेंट बैंकर अंडरराइटिंग का काम करोगे, ये सब चीजें करनी है। सेम प्रोविजन यहाँ भी है। अब सेम मतलब कि अगर स्टॉक ब्रोकर भी अंडरराइटर का काम करेगा तो क्या करना है। ओके 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 ओके, स्टॉक ब्रोकर भी अंडरराइटिंग का काम कर सकता है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि हर स्टॉक ब्रोकर जो अंडरराइटिंग का काम करे पहले कंपनी के साथ एक वैलिड एग्रीमेंट करे, और हर स्टॉक ब्रोकर अंडरराइटिंग का काम करने के लिए एलिजिबल है। पैसा कहां से लाएगा? ऑन फंड या ऑन नेटवर्थ। ठीक है यार, तो यहां पर कुछ नई बात नहीं लिखी, वही बात कि अगर स्टॉक ब्रोकर को भी अंडरराइटिंग का काम करना है तो कंपनी के साथ एक वैलिड अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करे। नाउ गाइडलाइन पर्टेनिंग टू सरेंडर ऑफ एफपीआई रजिस्ट्रेशन। पहले यहां मैं छोटी सी बात कर दूं, एक कुछ बच्चों को हो सकता है रिकॉल ना हो। बेटा एफपीआई में एक इंटरेस्टिंग बात है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिन्होंने ताजा ताजा भी पढ़ा है उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, सेबी ने एक नया प्रोविजन, सेबी जब ये एफपीआई लेकर आई तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आई कि हु विल रजिस्टर द एफपीआई। हम कहते हैं सेबी, बट नहीं, ट्विस्ट ये है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये नॉर्मल प्रोविजन है एफपीआई का। एफपीआई को सेबी के बिहाफ पर रजिस्ट्रेशन कौन ग्रांट करेगा? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यस, लेकिन यहां उसे क्या लिखते हैं? डीडीपी, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्ट। डी मींस बेटा डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऐसे डीपी हैं जो बैंक एटसेट्रा के फॉर्म में है, नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, बड़े डीपी हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो एफपीआई को सेबी के बिहाफ पर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने वाला कौन है? डीडीपी। मतलब ऑब्वियस है यार, आप इन बैंकों में आके पहले अकाउंट खुलवाओगे ना, बैंक अकाउंट एटसेट्रा, तब डीमैट अकाउंट भी खुलवा लो और तुम ही सारी एलिजिबिलिटी एटसेट्रा चेक कर लो एफपीआई की, तो आप ही इनको एफपीआई का रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देना। ऑन बिहाफ ऑफ सेबी हु इज रजिस्टरिंग द एफपीआई? डीडीपी, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है सर। तो अब डीडीपी के लिए क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि अब एफपीआई को अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है, तो भी किसके पास जाएगा? फिर डीडीपी के पास जाओ। तो एनी एफपीआई जो सरेंडर करना चाहता है सर्टिफिकेट, वो डीडीपी को रिक्वेस्ट करेगा।
ठीक है, अब बेटा होने क्या लगा कि हर डीडीपी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अपनी अलग ही प्रोसेस लेके बैठा है। सेबी ने क्या कहा, सारे डीडीपी को एक यूनिफॉर्म मार्केट प्रैक्टिस फॉलो करनी होगी। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, दो चीजें, while making an application to SEBI for seeking NOC for surrender NOC लेनी है सरेंडर के लिए, DDP shall confirm the account held by the applicant in the capacity of FPI have nil balance। ओके, यार डीडीपी इंश्योर कर लें, देखो डीडीपी सरेंडर करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, एफपीआई अप्लाई किसको करे सरेंडर के लिए, डीडीपी को, फिर डीडीपी सेबी को कहें सर सब चेक कर लिया है, एनओसी दे दो तो हम इसको अकाउंट बंद करें और इसको सरेंडर कर दें रजिस्ट्रेशन को। तो कह रहे हैं जब सेबी के पास डीडीपी आए ना एनओसी मांगने के लिए कि सर वो एफपीआई बंद कर रहा है इंडिया से ऑपरेशन, एनओसी दे दो कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं सरेंडर करने से, तब तुम ये इंश्योर कर लेना कि उसके जो बैंक अकाउंट है उसमें नील बैलेंस हो चुका है और उनके अकाउंट्स आर फर्दर ब्लॉक्ड, है ना, अब उस अकाउंट से कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। फिर ये चेक कर लेना कि देयर इज नो पेंडिंग फीस टुवर्ड्स सेबी, उनकी सेबी के पास कोई रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा की फीस पेंडिंग नहीं हो, रिन्यूअल एटसेट्रा की फीस, कोई एक्शन या प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं हो अगेंस्ट द सेड एप्लीकेंट, एफपीआई के खिलाफ कोई एक्शन पेंडिंग नहीं है, कोई फीस पेंडिंग नहीं है और उनका अकाउंट बैलेंस नील हो चुका, फर्दर ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो चुके हैं, तो ही आना एनओसी मांगने। सेकेंडली, डीडीपी इंश्योर कर लें कि ऑल अकाउंट्स हेल्ड बाय द एप्लीकेंट इन द कैपेसिटी ऑफ एफपीआई आर क्लोज्ड, और उनको आप जो एक सीपी कोड देते हो, बार बार आ रहा है ये सीपी कोड, ब्लॉक कर दो उनको, जो आप कोड ग्रांट करते हो तो सीपी कोड डीएक्टिव कर दो एनओसी मिलने से 10 दिन में। मतलब डीडीपी क्या कर रहे थे यार, हर डीडीपी एक अलग प्रोसेस फॉलो कर रहा है ब्लॉक करने सरेंडर करने की, अप्लाई सेबी को कर रहे हो लेकिन कंप्लायंस अलग अलग कर रहे हो। सेबी ने कहा दो बातें जो सब अलग अलग कर रहे हैं सब कॉमन सुन लो, एनओसी मांगने हैं उसके पहले उसका अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, नील बैलेंस, फर्दर ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉक, सीपी कोड ब्लॉक, ठीक है, सीपी कोड ब्लॉक हो जाए और डीएक्टिवेट हो जाए 10 दिन में, अभी ब्लॉक कर दो 10 दिन में, एनओसी मिलने से 10 दिन में ब्लॉक कर देना, और जितने भी अकाउंट एफपीआई के वो सारे क्लोज हो जाने चाहिए तुम्हारे यहां से। दो अकाउंट होते हैं जनरली, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट, सब बंद हो जाए, दैट्स इट। ओके, बस अब एक लास्ट चीज बची है, दो चीजें बची है टेक्निकली, एक तो ये सीआरए से रिलेटेड, प्रोविजनल रेटिंग बाय सीआरए। आप जानते हो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या देती हैं, रेटिंग, बस 2 मिनट 5 मिनट और खत्म हो जाएंगे अमेंडमेंट्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग देती है, रेटिंग के सिंबल देती है, तो जैसे उनको एक रेटिंग बहुत, एक कंपनी का बहुत अच्छा लगा सब कुछ तो उन्होंने रेटिंग दे दी A+, ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या था कि ये रेटिंग प्रोविजनल थी। ओके सर, रेटिंग प्रोविजनल क्यों रहती है? जनरली क्रेडिट रेटिंग असाइन करने के कुछ कंप्लायंस बचे हुए हैं, कुछ चीजें बची हुई हैं जिस वजह से अभी इस रेटिंग को हम फाइनल नहीं कह रहे, अदरवाइज ये कंप्लायंस ही नहीं करेगा बचे हुए सारे। तो पहले तो हम ये समझ लें कि रेटिंग शेल बी कंसीडर्ड एज प्रोविजनल एंड नॉट फाइनल इन केसेस वेयर सर्टेन कंप्लायंस जो कि क्रेडिट रेटिंग के असाइनमेंट के लिए क्रूशियल हैं वो अभी होने बाकी है, येट टू बी कंप्लाइड विद, या सर्टेन डॉक्यूमेंटेशंस अभी एग्जीक्यूट होने बाकी हैं। तो हम कह रहे हैं कि भैया ये रेटिंग क्या है, प्रोविजनल। चलो अब ये बताओ प्रोविजनल है तो क्या करें? बोले जितनी भी प्रोविजनल रेटिंग है उनके आगे आप प्रोविजनल लिखना स्टार्ट करें। जो भी आप रेटिंग लेटर इशू कर रहे हो, प्रेस रिलीज सब इशू कर रहे हो, तो A+ लिखो ना, तो उसके ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट कर दो भैया प्रोविजनल। यस, डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग प्रीफिक्स होना चाहिए, प्रीफिक्स पहले लिखो प्रोविजनल A+, है ना, प्रोविजनल A+, इसको मैं सही कर देता हूं, प्रोविजनल A+ लिखिए, जो गलत ना समझ ले। बढ़िया सर, प्रोविजनल अगर रेटिंग है प्रोविजनल लिखना स्टार्ट करें उनके साथ में। दूसरी बात क्लियर हो चुकी कि प्रोविजनल किसे कहते हैं। तीसरी बात, प्रोविजनल रेटिंग फाइनल रेटिंग में कब कन्वर्ट होगी? डेट इंस्ट्रूमेंट इशू होने से 90 डेज में। Final rating assigned after the end of the 90 days will be consistent with the available document. An extension of 90 days may be granted on case-to-case basis by CRA committee. 90 days में भी अगर फाइनल नहीं हो पाई, रेटिंग अभी भी प्रोविजनल लिख रहे हो तो CRA कमिटी से पहले अप्रूव करवाओ, अदरवाइज प्रोविजनल रेटिंग 90 डेज में फाइनल होनी चाहिए। नाउ इश्यू करने से 180 डेज से आगे प्रोविजनल रेटिंग असाइन मत करना। पहले बात तो 90 डेज में फाइनल हो जानी चाहिए। स्टिल एक्सटेंशन में भी ग्रांटेड, बट प्रोविजनल रेटिंग असाइन मत करना इशू करने की डेट से 180 डेज में, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट का इशू हो गया,
तो यार 90 डेज में फाइनल करो रेटिंग, अभी तो प्रोविजनल है, 90 डेज में नहीं हुआ एक्सटेंशन करवा लो, लेकिन इशू के 180 डेज में तो करना ही, उसके बाद प्रोविजनल रेटिंग असाइन मत करना, ठीक है। ये प्रोविजनल रेटिंग का मैटर है। अब ये नई चीज आ गई है, पर इसमें नया जैसा कुछ है नहीं कि सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर के जब भी कंट्रोल में चेंज हो तो उन्हें ये करना है। बेटा ये ऊपर यही तो बात लिखी थी, ये पोर्टफोलियो मैनेजर, एनी चेंज इन कंट्रोल शुड बी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, यहां लिख रहे हैं। जब भी यू प्रपोज टू चेंज इन कंट्रोल, आपका कंट्रोल चेंज हो रहा है, कंट्रोल करने वाले लोग चेंज हो रहे हैं, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो, आपके कंट्रोल करने वाले लोग चेंज हो रहे हैं, यू नीड टू सीक द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। प्रायर अप्रूवल लेनी है सेबी से, जो 6 महीने तक के लिए वैलिड होगी। प्रायर अप्रूवल मिली, अब 6 महीने में आप चेंजेस कर लो, और 6 महीने के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा लो। अरे चूंकि आपका डिटेल चेंज हुई है, बहुत चीजें चेंज हुई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरो। मतलब जब भी आपका चेंज इन कंट्रोल हो रहा है, पहले तो प्रायर अप्रूवल लो, प्रायर अप्रूवल होने के 6 महीने में चेंज इन कंट्रोल कर लो, और फिर सेबी से नया रजिस्ट्रेशन ले लो। यस, और जब भी आपकी ये फाइनली फिर नया रजिस्ट्रेशन हो जाए, सेबी भी अप्रूव कर दें, सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और क्लाइंट को आपको चेंज इन कंट्रोल इंटीमेट करना पड़ेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है यार, लोग किसी और बंदे के भरोसा करके आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर की सर्विसेज ले रहे हैं कि 4 नाम है, बहुत अच्छे लोग चला रहे हैं, अब वही हट रहे हैं वहां से, लोगों को पता ही नहीं है, कहते पहले तो सेबी से पूछो इनको हटा दें क्या, पता पड़ा उसी की वजह से सेबी ने उसको पोर्टफोलियो मैनेजर का लाइसेंस दिया था। पब्लिक के पैसे मैनेज कर रहे हो यार आप, पहले हमसे पूछो, फिर हमने अलाउ कर दें तो विदिन 6 मंथ इसको इंप्लीमेंट कर दो, फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, मिल जाए, उसके बाद अपने क्लाइंट्स को इंटीमेट करो। यस, ये प्रोसेस है इन केस ऑफ चेंज इन कंट्रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो दोस्तों आई थिंक बहुत टफ, बहुत टेक्निकल अमेंडमेंट्स नहीं है, हार्डली आई took around 75 to 80 minutes to complete all these important amendments। तो आई थिंक आप भी घर पर बैठकर जब ये देख रहे हो तो आपको अभी तक ही सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा, और हार्डली एक बार आधा घंटा और दे देना इन चीज़ों को, तो ये फ्रीज हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और भी अगर आपको एक्चुअल अमेंडमेंट देखने कि क्या क्या और भी अमेंडमेंट है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो ICSI की अकेडमिक कॉर्नर पर सप्लीमेंट टू दिसंबर 21 एग्जाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये जो नोट्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, ये आपको इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी गूगल डॉक्यूमेंट की लिस्ट, गूगल की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। सो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करना। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, किसी भी चीज़ से डरना मत, किसी की भी बातों में आना मत, हम अपने आप हर परिस्थिति के बाप, राइट, ये ध्यान रखना। कोई भी टफ सिचुएशन आए, 20 दिन है आपके पास, बहुत अच्छे से लग कर रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दो, और उसके बाद बिल्कुल हम बहुत जल्दी मिलते हैं। और इन दीज डेज अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, डू रिमेंबर मी, ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा और हम बात करते हैं। बट डोंट एवर गिव अप। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।